तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक से पहले हमको ये जानना है कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इंसुलेटर में जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, वो टाइटली बाउंडेड होते हैं उसके न्यूक्लियस से। अब अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, तो वो करंट फ्लो कैसे करा पाएगा? उसके पास तो है ही नहीं कोई मीडियम जिसके थ्रू वो करंट को फ्लो करा ले। तो क्या करते हैं, अब देखो, अगर ना मैं एक इंसुलेटर के आसपास, मतलब एक इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दूं, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा मूवमेंट आ जाएगा। अब उस मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि उस जगह पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जनरेशन हो जाएगा, जो बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत छोटा सा होगा, बट होगा। ठीक, अब उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से जो अपना इंसुलेटर है ना, इसमें एक खास प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस चीज़ को, मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट का जनरेशन हो जाता है। और डाइपोल मोमेंट के आने की वजह से क्या होता है, कुछ नेट डाइपोल हमको मिल जाता है। हर एक डाइपोल का सम कुछ नेट डाइपोल हमको मिल जाता है। तो उसकी वजह से ना इस इंसुलेटर को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये एक सब्सटेंस है विच डज नॉट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट, बट इट अलाउज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू एक्ट बिटवीन चार्जेस। ठीक है, मतलब वो करंट को तो फ्लो नहीं होने देता, चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता। करंट रोक रहा है मतलब चार्ज भी रोक रहा है, चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। तो वो क्या करता है, क्या है, वो फोर्सेस लगने देता है वो। ठीक है, तो अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना हम लोग एक इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो नेक्स्ट चीज ये है कि पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो डाई इलेक्ट्रिक है ना, ये दो टाइप के मटेरियल से बना हो सकता है, दो टाइप के मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, एक पोलर मॉलिक्यूल से और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। दो टाइप के ही अपने नेचर में है। तो पहला देखते हैं हम लोग कि पोलर मॉलिक्यूल से कैसे बनेगा, मतलब कैसा होता है वो। तो पोलर मॉलिक्यूल होते क्या हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है, उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये वाटर, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, बेंड शेप। इस बेंड शेप की वजह से देखो, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती थी ना डाइपोल मोमेंट, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में मिलेगा, इसका इस डायरेक्शन में मिलेगा। इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट हमको मिलेगा, जहां पे भी मिले वो एग्जैक्ट मेरे को मतलब नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि रिजल्टेंट मिलेगा, और वो इस H2O मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट होगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से तुम लोग HCl को देख सकते हो। तो देखो HCl में डाइपोल मोमेंट कैसे आता है कि साइज की वजह से होता है। हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरफ नेट डाइपोल मोमेंट हमको मिलने वाला है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई डाई इलेक्ट्रिक हमारा पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अब दूसरा देखते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल H2 नॉन पोलर है। इसके अलावा तुमने CO2 का भी स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऐसा बनता है वो, सॉरी CO2 मैंने बोला ना, तो CO2 ये भी नॉन पोलर है। ये दोनों कैसे हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, और ये दोनों कैसे हैं, पोलर। ठीक, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो डाइलेक्ट्रिक बनेगा वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। तो अब मुझे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, मैं डिफाइन कैसे करूं, तो क्या मैं बोलूंगा कि डाइलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स? नहीं। हमारे लिए पोलर डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करना, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस does not coincide with center of mass of negative charges, then the dielectric is a polar dielectric। ठीक है, बात ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में
पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा, दोनों अलग अलग पॉइंट पे हों, अगर दोनों अलग अलग पॉइंट पे हों तो क्या होगा कि वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। अब वो कैसे, तो मान लो कि ये मैं देखा, ये पॉइंट पे आया मान लो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, और ये वाले पॉइंट पे आया नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो पॉइंट है जिस पे मैं पूरे के पूरे मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकता हूँ। यही पूरा स्टडी 11th में करके आए हो ना, तो हम मतलब पूरे पूरे नेगेटिव चार्ज को इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, पूरे पूरे पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अब इसकी वजह से नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट P आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाएगा। अब अगर पॉजिटिव चार्जेस भी यहीं आए और नेगेटिव चार्जेस का भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे आ गया, पॉजिटिव भी यहीं आ गया, नेगेटिव भी यहीं आ गया, तो जब मैं एज अ होल इस एटम को देखूंगा तो मुझे तो कोई पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग दिखना ही नहीं है, मुझे तो सब कुछ एक ही पॉइंट पे दिखेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कोई डाइपोल मोमेंट इसमें होगा ही नहीं, और जब कोई डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे, व्हेन अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ positive charges coincides with the center of mass of negative charges, then the molecule is said to be non-polar dielectric। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब देखो, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों को हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज करने का मतलब क्या है, हम एक रिक्वायर्ड नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट कर सकते हैं वहां पे। वो कैसे करेंगे हम लोग, तो वो हम लोग करेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम उस मॉलिक्यूल को रखेंगे, उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, है कि नहीं। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, और हमने क्या देखा था कि भाई इंसुलेटर के जो आयंस हैं, इंसुलेटर के जो आयंस हैं, आयंस या बोला जाए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो क्या होते हैं, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वो अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आयंस जो हैं, जो चार्जेस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना। तो वो अपने डिपेंडिंग ऑन द चार्ज जो साइन होगा उसका, उस हिसाब से वो उस तरफ चलना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से उस तरफ है, राइट से मतलब मेरे राइट से लेफ्ट है, तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ जाने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ वो भागेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ जाने लगा। ये हम लोग देखे थे, ठीक है। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस जो चार्जेस का थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इस वजह से डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, और ये डाइपोल मोमेंट फिर क्या करता है, इसका रिजल्ट हमको मिलता है डाइलेक्ट्रिक। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर चार्जेस को फ्लो तो कराने नहीं देते, चार्ज इंसुलेटर से फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये कंफर्म है। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो उसके चार्जेस में थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा, मूवमेंट हल्का सा जो आएगा वो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा, और इसी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से इंसुलेटर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब हमने कल देखा था कि दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, जैसे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स नेचर में अवेलेबल हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल से जो बना वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। पोलर मॉलिक्यूल कौन से हो रहे थे हमारे लिए, केमिस्ट्री वाले पोलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स के हिसाब से। तो हम क्या बोले थे कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कॉन्साइड नहीं करेगा, डिफरेंट पॉइंट पे होगा, तो उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोले, और उससे जो डाइलेक्ट्रिक बना वो पोलर डाइलेक्ट्रिक बना। अब अगर नॉन पोलर की बात करें तो उसमें डाइपोल मोमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही पॉइंट पे आया था, यहीं कहीं मैंने ड्रॉ किया था ना, एक ही पॉइंट पे आएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमको जीरो मिलेगा। मतलब उसमें कोई भी पोलराइजेशन करना है तो अपने को फील्ड में ले जाना पड़ेगा, ऐसे हमको वो नॉन पोलर मिलेगा पूरी तरह से, तो उससे जो डाइलेक्ट्रिक बनेगा वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक।
अब देखो हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों को कर सकते हैं पोलराइज। दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, आयंस मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं किसका, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा हो सकता है, देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखो मान लो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, उसके आयंस बड़े आराम से एकदम ऐसे होंगे। मैं सिर्फ 4 बना रहा हूँ, बुक में ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी देखो अभी मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, मतलब E की वैल्यू मैंने 0 रखी हुई है। ठीक, अभी ये पोलराइज्ड भी नहीं हुआ है, अभी इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कॉन्साइड कर रहा होगा। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मान लो E इज़ नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मैंने लगाई, मान लो डायरेक्शन मैंने लिया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो क्या होगा, ये सारे के सारे मूव करना शुरू कर देंगे। कैसे मूव करेंगे भाई, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव उस तरफ हो जाएगा। जो ये अभी परफेक्ट बढ़िया एकदम स्फीयर जैसा दिख रहा है वो चपटा होने वाला है, खींचेगा ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। उसी तरीके से ये भी ऐसा बन जाएगा, उसी तरीके से ये भी ऐसा बनेगा, उसी तरीके से ये भी ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? तो अब जब इसको देखोगे, ये क्या था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, लेकिन अब इसमें डाइपोल्स जनरेट हो गए हैं, और इसकी वजह से हमको इन सब का जब मैं सम करूंगा तो मुझे नेट डाइपोल मूवमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो देखो क्या होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक में, उसमें तो ऐसे मस्त एकदम बढ़िया से अरेंजमेंट तो होगा नहीं, उसके जो आयंस हैं वो तो रेंडमली अरेंज होते हैं ना, क्योंकि वो अरेंज किस तरीके से होते हैं पता है, वो रेंडमली अरेंज तो होते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, नेट डाइपोल मोमेंट उनका भी 0 होता है। वो कुछ इस तरीके से थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, हीट है, कोई भी टेम्परेचर है उस पर कुछ तो हीट है ना, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं, और वो एक रैंडम अरेंजमेंट है, कोई उसका फिक्स नहीं है कि ऐसे ही मिलेगा। हम एक रैंडम अरेंजमेंट कुछ भी इस तरीके से ले सकते हैं। मान लो ये ले लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से कोई भी रैंडम अरेंजमेंट ले लिया हमने, और इसमें भी क्या होगा कि पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते हैं, चलो, तो E इज इक्वल टू 0 है, तो ये रैंडम अरेंजमेंट रहेगा इनका, थर्मल क्या बोलते हैं उसको, एजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हीट की वजह से फड़फड़ाते हैं मॉलिक्यूल्स ना, उनको एनर्जी जो मिलती है उसकी वजह से, तो ये जैसा भी फड़फड़ाएं कैसा भी रहेंगे, लेकिन इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। अब हमने क्या किया, हमने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये अब उस हिसाब से अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो ये कुछ ऐसा अलाइन होगा, ये भी घूमेगा, और ये कुछ ऐसा अलाइन होगा, ये तो ऑलरेडी अलाइंड ही था, ये वाला थोड़ा सा और हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये भी पोलराइज हो जाएंगे। मतलब होना कुछ नहीं है, होना ये है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फील्ड की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस फील्ड के अपोजिट तरफ चले जाएंगे, बस इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। अब देखो ये पोलराइजेशन कितना हो सकता है, नॉन पोलर, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसमें पोलराइजेशन कितना हो सकता है, तो ये पोलराइजेशन डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। पहली चीज़ क्या है कि जो थर्मल एनर्जी की वजह से इनका जो अरेंजमेंट है वो, और दूसरी चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना डाइपोल का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो ये दोनों एनर्जीज हैं। एक इनकी थर्मल एनर्जी है जिसकी वजह से ऑलरेडी एक्साइटेड हैं, जो भी अपना डाइपोल मोमेंट 0 करके रखे हुए हैं, वहाँ से इसको पोलराइज करके इस पैटर्न में लाने में कौन काम करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क करेगा एक तरीके से ना। तो ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा क्या, कि किस हद तक हमारा इस चीज़ का पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन को अगर बोला जाए तो देखो पोलर हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों के दोनों कुछ नेट डाइपोल मोमेंट अटेन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी चीज़ को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो पोलराइजेशन जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको पोलराइजेशन को हम लोग P से डिनोट करते हैं, किससे? P वेक्टर से, ठीक है। और पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है ये? डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं पोलराइजेशन के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा तो मान लो कि हमने दो प्लेट्स लगा रखी हैं ये, और इन दोनों प्लेट्स में चार्ज दे रखा हुआ है। मान लो इसको हमने पॉजिटिव दे रखा है और ये वाली प्लेट को नेगेटिव दे रखा है, और इसके बीच में हम लेके आए हैं एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब और उसको रख दिए। ठीक, अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, ये स्लैब होगा, मतलब एक क्यूबॉइड शेप का होगा। तो इसको हम लोग ऐसे ला के रखे हैं ना, तो इसके नीचे भी है हाइट कुछ जो दिख नहीं रही है हमको, हम इसको टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो दो फेस होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है हमारी, ठीक ना। तो अब क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, है ना। अब क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है ना कि ये जो फर्स्ट वाले ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये इसके राइट में, ये इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर ये पॉजिटिव क्या करता है, वो इधर वाले को नेगेटिव को कैंसिल कर देता है, और हमको, और बीच में ऐसे बहुत सारे और होंगे ना, हमने सिर्फ दो बना रखे हैं, तीन बनाए हैं, ऐसे ही बहुत सारे होंगे। तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव इसको कैंसिल कर रहा है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, और राइट साइड में हमको एक पॉजिटिव लेयर दिख रही है, लेफ्ट साइड में एक नेगेटिव लेयर दिख रही है ना। तो अब ये अंदर में क्या हो रहा है, वो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारे अंदर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगी, मान लेते हैं। वो किस वजह से आई है, पोलराइजेशन की वजह से आई है, तो उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, चलो EP से। और हमने जो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी थी उसको मान लेते हैं E0, ठीक। अब अंदर क्या होगा भाई, E0 हमारा उस डायरेक्शन में है, EP इस डायरेक्शन में है, और ऑब्वियस सी बात है कि E0 EP से तो बड़ा ही होगा, जो हम लगाएंगे उससे कम ही इंड्यूस हो पाएगा, ये बात तो तय है। तो इसका मतलब EP जो है वो छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो जाएगी, वो मान लेते हैं E हो गई, और वो कितनी होगी, E0 माइनस EP, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो अगर ऐसा सोचोगे तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्लेट रखी हुई है, शीट रखी हुई है ना, यूनिफॉर्म चार्ज शीट है नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज का। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना इधर इंड्यूस होगा उतना ही इधर इंड्यूस होगा ना। तो ये वाला जो प्लेट बना होगा, ये मान सकते हैं क्या कि एक शीट है जो कि माइनस सिग्मा डेंसिटी का है, और इस वाले को एक शीट मान सकते हैं प्लस सिग्मा डेंसिटी का, है कि नहीं। तो अब ये चीज़ क्यों माने हैं, इसको मानने से क्या हो, मान लो सिग्मा P ले लो, जनरेटेड ड्यू टू पोलराइजेशन, इसलिए सिग्मा P लिख रहे हैं हम लोग। तो ये इसलिए इस चीज़ को समझ रहे हैं ऐसे कि क्या होगा, अब देखो शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन याद है तुम लोगों को, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब ये जो E0 है, E0 की वजह से जो डाइइलेक्ट्रिक है इसका यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हुआ है, और छोटा से छोटा पॉइंट लोगे इसमें, वो भी एक इक्विवेलेंट अमाउंट से पोलराइज हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, यहीं से हम लोग इसकी एक प्रॉपर्टी जो कि है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको डिफाइन करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और या फिर इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज़ द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड क्या थी ई नॉट, और रिड्यूस्ड फील्ड क्या है ई। तो ये ओरिजिनल फील्ड और रिड्यूस्ड फील्ड का रेशियो होता है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिड्यूस्ड फील्ड को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट माइनस ई पी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी कुछ भी नहीं है, इट इज द टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका एरिया है A, जिसका थिकनेस है D, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो एक्वायर कर रहा है मान लेते हैं प्लस माइनस सिग्मा है, जैसा यहाँ पे हुआ है। अब प्लस माइनस सिग्मा P जो ये लिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा P को तुम लोग क्या लिख सकते हो, सिग्मा P को क्या लिख सकते हो, मान लेते हैं अगर टोटल चार्ज है Q ड्यू टू पोलराइजेशन मतलब QP, और टोटल एरिया इसका A है, तो क्या लिखोगे QP डिवाइडेड बाई A, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी कि पोलराइजेशन डेंसिटी P जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो P क्या होता, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट होता है इधर चार्ज टाइम्स सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, हमने QP ले रखा है, ऐसा है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अगर इसका थिकनेस D था तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो D होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट मैं लिख सकता हूँ QP इंटू D, ठीक है। और वॉल्यूम कितना होगा, अगर एरिया A है और थिकनेस D है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू D। तो इसको मैं अगर काट दूँ तो ये जो QP बाई A है ये क्या है, ये तो सिग्मा P है ना। तो इसका मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी जो है इसको बोल सकते हो चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना। एक तरीके से ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर हो गया पोलराइजेशन डेंसिटी। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग को डिफाइन करना है ना वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। वो क्या है, इलेक्ट्रिक देखो भाई एक नंबर में पूछ देता है, यही बस इसका यूज़ है और कोई ख़ास यूज़ है नहीं। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है पता है, ये बताता है, ये ना बताता है कि हमारा जो पोलराइजेशन होने वाला है डाइलेक्ट्रिक का ना वो किस हद तक हो सकता है। या दूसरे भाषा में बोलो तो ये ना एक अंदाज़ा लगता है ना कोई काम को करने से पहले कि भाई ये काम मैं कर पाऊँगा, आराम से हो जाएगा, नहीं मुश्किल है। तो ये वैसे ही बता देता है, ससेप्टिबिलिटी जानते ही तुम बता सकते हो कि हमारा ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितनी आसानी से पोलराइज होने वाला है, ठीक है। तो अब ये डिफाइन कैसे किया जाए इसको, तो अगर ये जो इंड्यूस्ड मतलब जो ये जो रिड्यूस्ड फील्ड थी ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर E जो कि क्या थी E नॉट माइनस ई पी, ये जो रिड्यूस्ड फील्ड है अगर इसकी वैल्यू है काफ़ी कम तो जो पोलराइजेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसी के। मतलब व्हेन E इज स्मॉल तो पोलराइजेशन डेंसिटी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। अच्छा अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं हम लोग तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग दो कांस्टेंट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा, एप्सिलॉन नॉट और काई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो काई है ना ये होता है अपना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और
ये एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज़ कर रहे हो फिर? ये तो अपना क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बट इसका यूज़ यहाँ पे इसलिए किया जाता है ना, ताकि ये जो ससेप्टिबिलिटी है इसको हम लोग डायमेंशनलेस रख सकें, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, तो इसलिए इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट को भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अभी दो चीज़ डिफाइन किए ना, एक क्या किए हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा क्या किया हो, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों का कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो अगला हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई, ठीक है। अच्छा, अब जो अंदर में रिड्यूस फील्ड था E, इसको हम लोग क्या लिखे थे भाई, ओरिजिनल फील्ड माइनस फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, है ना। और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ये जो E है, अच्छा काई को मैंने डिफाइन नहीं किया है क्या? नहीं। हाँ, तो यहाँ पे वापस चलते हैं, छूट गया था ये। तो यहाँ पे काई को क्या लिख सकते हैं भाई, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, सॉरी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको अगर बोलोगे तो ये क्या है, रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये जो EP है ये क्या है, ये EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ था, दो लेयर्स बन गई थी ऐसी ऐसी, एक माइनस सिग्मा P की, एक प्लस सिग्मा P की। ऐसा है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? हाँ सही तो बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो अंदर में EP जनरेट हुआ होगा ना, कि EP की वैल्यू लिखी जा सकती है मेरे हिसाब से। कैसे लिख सकते हो भाई, इसकी वजह से क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो नेगेटिव है इस डायरेक्शन में ये खींचेगा, ये पॉजिटिव है ये ढकेलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी, कंफर्म है ना। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉर शीट जो निकाले हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होता, सिग्मा P बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा P बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या मिलता, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 खत्म, 2 शहीद हो जाता ना। तो इसका मतलब EP की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ी देर पहले सीखे हो यार कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यही तो पोलराइजेशन है ना, तो इसका मतलब इसको P बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है क्या, एकदम लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो E की वैल्यू क्या मिलेगी, E नॉट माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब एक काम करो यार, देखो डाइलेक्ट्रिक ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है डाइलेक्ट्रिक का, उसमें देखो क्या है, P बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में E आया हुआ है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था वो क्या था, वो E नॉट बाई E था, याद है ना, वही ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाई रिड्यूस्ड फील्ड। तो इस पूरे इक्वेशन को E से डिवाइड करके देखते हैं, चलो। तो अगर पूरे इक्वेशन को E से डिवाइड करोगे तो E बाई E इज इक्वल टू E नॉट बाई E माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट E, ये E खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ये E नॉट बाई E क्या है, ये अपना K है, और ये काई है क्या, अभी उधर लिखा हुआ है काई, लिख लो ना, क्लियर है ना, मिल गया रिलेशन। तो इसको अच्छे से लिखना हो अगर, तो ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो K इज इक्वल टू 1 प्लस काई लिख सकते हो। तो ये रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी का। तो मतलब क्या है, अगर मेरे को ससेप्टिबिलिटी मालूम है तो मैं उसमें 1 ऐड करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता कर सकता हूँ एकदम आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब देखो क्या है, मेरे पास कोई अगर एक डाइलेक्ट्रिक है, ये नोट हो गया है कि नहीं हुआ है, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा डाइलेक्ट, फिर मैं भूल जाता हूँ यार टॉपिक क्या है अगला वाला, हाँ मैं क्या बोल रहा था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
अब देखो मेरे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है और मैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जा रहा हूँ। मेरे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है और इस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रहा हूँ, ई इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। एक टाइम क्या आएगा, यहाँ पे जो चार्जेस जनरेट हो रहे थे, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस हमको दिख रहा था। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर में, वो सरफेस से डिटैच हो जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मतलब आज़ाद हो जाएंगे वो अपनी बॉन्डिंग से, और जैसे ही वो आज़ाद हो जाएंगे तो ये कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा ना, और ये कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा ना, तो ये चीज़ क्या होती है पता है कि अगर अपन किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइइलेक्ट्रिक को रख दें तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटैच हो जाते हैं, और ये जो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और इस डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद जो डाइइलेक्ट्रिक है, जो इंसुलेटर है, वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, हम लोग को जो बात जो मेन चीज़ थी वो थी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक डाइइलेक्ट्रिक झेल सकता है बिना टूटे, बिना ब्रेकडाउन हुए। एक डाइइलेक्ट्रिक जितना भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अंग्रेजी में बोले तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। देखो भाई, ब्रेकडाउन होने के बाद तो वो कंडक्टर बन जाएगा ना, तो हमको तो उसका इंसुलेटर बने रहना चाहिए हमारे लिए वो, तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर सकते हैं बिना डाइइलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन हुए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलो ठीक है।